हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए सर, चौराहे चौराहे पे वो उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। सभी को नमस्कार प्रणाम। आवाज ठीक आ रही है पीछे? मुझे बताया कि 14 फरवरी का कवि हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं मंच के, मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, एकमात्र कुंवारा कवि हूँ इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। भाई ने बताया प्यार बोतलों तक रह गया, होटलों तक रह गया। सर मैं दिल्ली से आया हूं, हमारे यहां तो होटलों की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या हो गया? अच्छा दिल्ली वाले भी हैं क्या कुछ? सर बहुत टेंशन चल रही है हीरो जी, इतनी टेंशन चल रही है डॉक्टर साहब, पूरे देश में पूरी दुनिया में टेंशन है। महंगाई की टेंशन, राजनीति की टेंशन, आतंकवाद की टेंशन, प्यार प्रेम की टेंशन, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं। अलग अलग कोरोना की टेंशन, कोरोना में मैडम सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हुई क्योंकि अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, अब आधे देश को अंग्रेजी नहीं आती। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाए, बोला सर सैनिटाइजर मिलेगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजा दी, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्डा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्डा नहीं हूं। आवाज मंच पे गूंज रही है, आगे तो आवाज ठीक। सर मैं दिल्ली से आया हूं, कितनी भी पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अर्जुन जी वीर रस के हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में हैं। अर्जुन जी ने कहा भाई देश में क्या करें, हमारा तो रशिया भी दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है, क्या करना चाहिए भारत को? अब हम किसका सपोर्ट करें? मैंने कहा बहुत सिंपल है सर, यूक्रेन को कुछ नहीं करना, अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना, कितनी भी टेंशन हो जाए। मैं आप सर, कोरोना ने सबसे ज़्यादा टेंशन दिया मैडम। मैं चाइना गया था 2019 में, फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म किया था मैंने। सबसे ज़्यादा टेंशन चाइना ने दी है पूरी दुनिया को कोरोना की। अजीब ही लोग हैं वहाँ चाइना के। हमारे बौद्ध भिक्षुक जी बैठे हो तो सब जानते हैं, चाइना में बौद्धिस्ट भी बहुत रहते हैं। उनको अंग्रेजी नहीं आती, चाइना वालों को चाइनीज़ बोलते हैं वो, हिंदी भी नहीं आती। हिंदी में खाली भाइयों बहनों समझते हैं बस, वो कुछ नहीं आता उनको। पानी मांगना था अंग्रेजी में मांगा, हिंदी में मांगा, उनको पानी देना समझ में नहीं आ रहा। इशारा भी कर दिया, पानी नहीं दे रहे वो लोग। हमारे इंडिया में देखो, कोई आधे किलोमीटर दूर से देख के बता देते हैं माचिस मांगने आ रहा है। कुछ नहीं आता सर उनको। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं, पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है कुछ? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब टेंशन ही है वो सुबह किस बात पे नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। उनका 7 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक करके दिखा दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। देखो बीमारियां खत्म होती है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, वैक्सीन बनाई कोरोना की, आप सब ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने मेहनत की, तो बीमारी दूर हो रही है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए सर, चौराहे चौराहे पे वो उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। वो मच्छर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। पता नहीं किस बात में नाराज होते मैडम। अभी 27 तारीख को मैंने देखा, एक मेरे सपने में सारे नेता आते हैं रात को। केजरीवाल जी मेरे सपने में रोए 27 तारीख को आके। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैंने कहा जी लोकतंत्र की हत्या क्या हो गई? 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र मर गया देश के अंदर। मैंने कहा जी कैसे मर गया? मैं कर्तव्य पथ पे बैठा हुआ था, मेरे सामने से परेड जा रही है, मोदी ने मुझे परेड नहीं करने दी। मैं दिल्ली का बेटा हूं, अगर मैं थोड़ा सा टैंक चला लेता तो क्या बिगड़ जाता? टैंक चलाना चाहता हूं।
सर वो किसी भी बात पर नाराज हो जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टेंशन नेताओं ने दी हुई है। आज आपने 4 कवियों को बुलाया, अच्छा कोई कवित्री नहीं बुलाई आपने। कवित्री होती है ना मैडम मंच पे, तो मैं तो ऐसा लगता हूँ जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हो। अच्छा पीछे तो एक भाई वो भी ऐसे रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, इतने मस्ती में आप लोग बैठे हैं, पीछे तक कुर्सियां बिछी हुई हैं, सोफे तो इसलिए लगवाने पड़े क्योंकि हीरो हितो जी को भी आना था। तो और सर मैंने जितने भी फ्रंट रो होते हैं ना सर, वहाँ डीन बैठते हैं, प्रिंसिपल सर बैठते हैं, प्रोफेसर्स बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, पूरी फैकल्टी कॉलेजेस की बैठती है। वो कभी खुल के हंसते नहीं है किसी प्रोग्राम में, लेकिन आज एक बार आप फ्रंट रो में जितने हमारे बैठे हैं एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। पूरी फैकल्टी जितनी यहाँ पर बैठी है पूरा आनंद ले रही है। डॉक्टर हीरो हितो सर है, मैडम है, सब। वरना हम जितने फ्रंट रो में बैठते हैं कभी हंसते नहीं है वो, उनके अंदर नेचुरल प्रोटोकॉल आ जाता है। वो एक विशेष मुद्रा बना के बैठते हैं कि अगर हम हंसे तो पीछे वालों में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो हंसना नहीं है, उनसे अलग दिखना है। और जब उनको मैक्सिमम हंसी आती है वो सिर्फ इतना हंसते हैं वेल पर यहाँ तो तालियां भी बजा रहे हैं, आप लोग खुल के हंस भी रहे हैं, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब को। आपने एक विशेष इतना आयोजन कराया सर कौरवी भाषा का, क्योंकि हम लोग बोलते थे खड़ी बोली, अब आज से ये कौरवी भाषा के नाम से जाना जाएगा और उसका श्रेय सर आपको जाएगा। एक बार तालियां इस महोत्सव के लिए हो जाएं, बड़ी मेहनत लगती है कोई कार्यक्रम खड़ा करने में। मेरे बारे में राजेश जी ने बताया मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं देश के बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाता हूँ। बहुत बड़े बड़े नेता हैं सर हमारे देश में। एक नेता है बिहार में लालू यादव, वो मेरा नुकसान ही हो जाएगा रिकॉर्ड करके। तो एक से बढ़ के एक नेता है हमारे देश में जिनकी मैं मिमिक्री करता हूँ। सबसे पहले बुलाते हैं लालू यादव जी को। लालू यादव जी को आप सब जानते हो, सबसे ईमानदार आदमी है। जिस जेल का उद्घाटन किया डॉक्टर साहब उसी में बंद रहे। लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का। आपको लगे लालू जी आपके यूनिवर्सिटी में आ गए तो मुझे लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब अच्छा दिन आएगा। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। और कितने अच्छे दिन लोगे। एक नेता है क्या थे, नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ थे ही वो तो। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता तो सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार अगर वो बोलना शुरू कर दें या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड तुझ में वो कला है, नदियां नाले गागर सागर बादल बादल। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। हालांकि आए तो आज हम भी माइक ही टेस्ट करने हैं। एक से बढ़ के एक नेता है। एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ सुनाता हूं आपको, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज़। डॉक्टर साहब देखना बहुत आनंद आएगा आपको। माइक थोड़ा सा इको ज़्यादा कर रहा है, माइक बहुत अच्छा है पर हॉल की वजह से इको कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी को आप सब जानते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री हैं। वे अगर आते आपके इस शानदार कार्यक्रम में तो कैसे भाषण देते, पहले देखना सर जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। सब अब साफ आ रही है? अभी तो अमित शाह की आते आते और साफ हो जाएगी। हाँ, एक और आवाज़ है हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज़। अमित शाह जी का भाषण, मिमिक्री आपने उनकी कभी किसी से नहीं सुनी है? किसी से कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, पर मैं करता हूँ। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। मेरा एक शो आता है कहने भी दो यारों, गुड न्यूज़ टुडे, जो आज तक का चैनल है, उस पर आता है हर शनिवार इतवार को। मैडम मैं हर हफ्ते करता हूँ।
अमित शाह जी आते हैं अगर, सबसे पहले देखना वो रैलियों में भाषण कैसे देते हैं सर। अभी यूपी में भी इलेक्शन था, उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, आपको लगे वो रैलियों में एग्जैक्ट ऐसे बोलते हैं, फिर वो यहाँ के क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। यदि अमित शाह जी यहां पे आते तो देखिए ये सुभारती के अंदर शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है भाई, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये नीले कोट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दादा आपका चश्मा बहुत अच्छा है पर आप ध्यान से सुनो, सुनो आप। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहता हूं कि जो भी लोग तालियां नहीं बजाते हैं उसको हम देखेंगे। उसको हम देखेंगे, देखेंगे ही। लेकिन एक आवाज है मैडम जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं 12 देशों में गया हूं सर, मैंने देखा वहाँ पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। अच्छा उनको तो सुनना भी चाहिए, उनको हमसे ज़्यादा सुनना चाहिए। और आजकल तो वो कश्मीर मांगने की बात कर रहे थे, वो आटा मांग रहे हैं वो पाकिस्तान वाले। तो मोदी जी अगर आपके ऑडिटोरियम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। माइक थोड़ा सा इको हो रहा है, हो सकता है मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सुभारती विश्वविद्यालय में यह कौरवी भाषा का शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है, दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। डॉक्टर साहब ज्यादा मोटा हो गया क्या? ये 10 की गड्डी है, टेंशन मत। अभी सर मोदी जी मेरे पिछले दिनों सपने में आए थे, आपने घटना सुनी होगी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की, यूपी हरियाणा दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना थी कि सारी महिलाओं को चोटियां काट के ले गया कोई। पता है ना मैम आपको, न्यूज में आया था चोटी कटवा गैंग। आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहाँ रिपोर्टिंग करवाने गई, पर ये नहीं पता काटी किसने। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटियां कट रही है, और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो भी आए पीछे पीछे। दोनों से पूछा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा है, दोनों का रिएक्शन देखना। पहले मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काट ना हो तो गरीबी को काटिए, काट ना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ गए, आपको लगे पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ तो एग्जैक्ट यही बोलते। मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी।
ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, देश में कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैं कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना मनीष को, 6 बजे उठ जाता है वो। गंजा मत कह देना मनीष को, लोकपाल मांगते मांगते सर का त्रिपाल उड़ गया। सबका अपना अपना अंदाज है, बहुत सारे नेता हैं। एक और नेता सर याद आ गए मुझे, मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र, उनकी ना करूं तो फिर पूरा होगा नहीं, यज्ञ में आहुति नहीं डलेगी पूरी। हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। दीपक पहले राकेश टिकैत की कर। हाँ, राकेश टिकैत की भी करता हूँ। हाँ देखो हमारे इस कुरु प्रदेश का वो बड़ा हीरो है। हाँ, वो एंड में करूँगा ना, उसका होना चाहिए। हाँ। उसकी होनी चाहिए। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, सुना है? क्यों सुना है जी? नहीं सुना? सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा भी चली। राहुल जी अगर आते इस माइक पे कैसे भाषण देते सुनना सर, आपको लगे कि वो आ गए हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे आके बधाई कैसे देते वो, देखिए भैया, ये जो कविता है, ये जो पोइट्री है, ये जो कवि सम्मेलन है, सवाल ये है कि ये क्यों होता है। मैं आपको बताता हूं, ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कवि सम्मेलन क्यों होता है? ये बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, फैकल्टी बैठी है, ये लोग पैसा देते हैं तो हम करते हैं। सिंपल है भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया। हाँ करता हूँ, राकेश टिकैत जी की भी करता हूँ, उससे पहले तो बहुत सारे निपटाऊंगा अभी। एक और मुझे याद आ गए, हमारे दिल्ली के सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी सर आते अगर यहाँ पे कैसे शुभकामनाएं देते। अरे भैया जानते हैं आप सब लोग, ये जो कवि सम्मेलन होता है ना, ये बड़ा ही पावन होता है, और अगर कवियों की कविताओं पर ताली नहीं ना कोई बजाता है तो छठी मैया पाप देती है। तो ऐसा झूम के ताली बजाना है कि कवियों को भी लगना चाहिए कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए हैं, ऐसों के लिए आए हैं। एक बार बार पीछे से याद दिला रहे हैं भाई हमारे, एक मैंने मिमिक्री की थी जो 1.5 साल पहले बहुत वायरल हुई थी, राकेश टिकैत जी की आवाज़। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुनी हो। राकेश टिकैत जी को आप सब जानते हैं भाई साहब, मेरे सपने में आ गए राकेश टिकैत जी। मैंने अच्छा, जो पॉपुलर होता है वो मेरे सपने में जरूर आता है। मैंने अभी, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, आपको पता होगा, हमारी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टिकैत साहब मेरे सपने में आए। मैंने कहा टिकैत साहब ये बताओ, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? अब देसी आदमी उसको क्या इलाज बताएगा देखना, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया देश का। मैंने टिकैत साहब क्या करना चाहिए? टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा करेंगे, आंदोलन अब की बार आंदोलन होगा। मैंने ये आंदोलन होगा, कहाँ होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे। मैंने ये आईसीसी, हाँ, ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहाँ करेंगे आंदोलन होगा, और मांग करेंगे, मांग। मैंने कहा जी क्या मांग करो? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, ये दोनों मैच दोबारा करवाओ, और रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का रन रेट गिर गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? ये रन का रेट कौन लेता है देश में? ये रन रेट का कानून बनेगा। और एक और समस्या है क्रिकेट में, अब आपको बड़ा मजा आएगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करके नॉट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर से जिसकी बात होती है? ये उसकी जांच होगी, कौन बात करता है अंपायर से। आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट के बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। धन्यवाद।
बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजे से आप लोग सुन रहे हैं। एक से बढ़ के एक नेता आए हैं राजनीति में, बहुत पॉपुलर लोग हैं। मैम, राजनीति ने तो टेंशन दी हुई है नेताओं ने, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे। भाई यूपी भाई में मैंने नया घर बनवाया है। दीपक, देखो दीपक, यूपी में आए हो, ये तो करना पड़ेगा। हमने अभी नया घर बनवाया सर, और वहाँ बुलडोजर भी जाता है, जा सकता है। करता हूँ, मैं करूँगा जरूर, बिल्कुल करूँगा। योगी जी का हमारा पूरा सपोर्ट भी रहा है, बहुत पॉपुलर। मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रेरणा दे रहे हो तो हो सकता है आपकी प्रेरणा से ही निकल जाए। कभी की नहीं है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे माइक पर निकालनी पड़ेगी, पर हो रहा है। अब इको गूंज रही है, और कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे व माफिया की हैसियत नहीं है कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। कोशिश की है पहली बार, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। बहुत सारे नेता हैं सर, लेकिन नेताओं ने टेंशन दे रखी है देश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं जी राजेश जी की मैं इन सारे कवियों की भी करता हूँ, अगली बार मोटे लिफाफे पे करूँगा, सस्ते में नहीं लूटूंगा। अर्जुन जी की भी करूँगा, ये मोहित जी की, सबकी करूँगा। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहुत टेंशन दी नेताओं को, अभी तक दे रहे हैं। एक बार बाबा ने सर दिल्ली में डॉक्टर साहब ऐसे मंच बनाया था, सबको योग सिखा रहे थे। अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। बाबा योग सिखा रहे, करने से होता है, करो योग करो। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सामने नेता, बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, खींचो अंदर करो। एक ने कहा अब धीरे धीरे बाहर करो। किसी ने कहा बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाए। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? अरे बावड़े तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से आप लोग आनंद। आइए मैं एक दो कविता आपको जरूर सुना के जाऊंगा, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। दो कविताएं बहुत भरपूर मन से आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे नेता सर, एक आध कविता सुनाऊंगा क्योंकि आपने कविताओं के लिए मुझे बुलाया है। सामने देश की युवा पीढ़ी बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, पूरी फैकल्टी बैठी है। बहुत आनंद से आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छे विषय पर मोहित भाई ने कविता सुनाई, जो युवाओं में सुनाई जानी चाहिए थी। एक ऐसे विषय पर मैम मैं सुनाता हूँ आपको, जिस विषय पर आपने बहुत कम कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मुझे लगता है यूथ के सामने वो सुनानी चाहिए। वो विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने कभी किसी से व्यंग नहीं सुना होगा। मैं हर हफ्ते शो करता हूँ, और अभी होली पे लगातार आपको सारे चैनल्स पर दिखाई दूंगा। लेकिन कवि का काम वही होता है, जो दिखता है वो लिखता है। और कवि सम्मेलन की परंपरा तब से है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो छोड़ दो, पहला अखबार भी दुनिया में छपा नहीं था, तब से कवि सम्मेलन, तब से कविता की और कवि सम्मेलन की परंपरा है। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक कोई घटना घट जाए बस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रगड़ता रहता है, अलग अलग चैनल्स उसको अलग तरीके से बेचते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपको लगे कि ऐसा होता है, तो आपकी तालियां मुझे ऑक्सीजन देंगी, मैं ऐसी और कविताएं लिखूंगा। इसके बाद एक कविता सुनाऊं, दो कविताएं सुनाकर अपना स्थान लूंगा। पहली कविता सुनना सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह घटना है, अपराध है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन चैनल वाले कैसे अपने अपने पैकेज में इसको बेच रहे हैं, इसका आप आनंद भी लेना और तालियों से आशीर्वाद भी देना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। वाह वाह वाह। एक लाइन की कविता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता इसकी तह तक जाएंगे
और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम, या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी प्रस्तुति का, अपनी परफॉर्मेंस का अभी तक का सबसे बारीक व्यंग आप सबकी अदालत में रखता हूं, आपको समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार, आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे। शायद। एक मिनट हो गया। अब मैं चार पंक्तियां दो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं, 2 छंद सुनाता हूं आपको, बहुत जरूरी छंद है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। पहला छंद मैं सुनाता हूं राष्ट्रीय मुद्दे पर, दूसरा छंद मैं सुनाता हूं जो मुझे युवाओं को सुनाना चाहिए। सर, एक घटना घटी पिछले दिनों, धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, आप सब जानते हैं। लोगों ने बहुत लंबा उस पर लिखा था, कश्मीर फाइल्स मूवी भी आ गई, लोग मूवी देख के बहुत रोए। युवा पीढ़ी को जो अभी 20-25 साल की जिनकी उम्र है, जिन्होंने इतिहास पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। तो मैं आपकी अदालत में 4 पंक्तियां रखता हूं, चौथी पंक्ति में आपको कश्मीर और धारा 370 का पूरा इतिहास समझ में आ जाए तो पीछे तक एक भी हाथ खामोश ना रहे। उसके बाद एक छंद और सुनाऊंगा। बिल्कुल पूरा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक का कश्मीर का, और आज़ादी के बाद से धारा 370 का पूरा इतिहास रखता हूं आपके चरणों में। देश तो आज़ाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। आपको एक एक पंक्ति में सच्चाई लगे तो चौथी पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद चाहिए। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। धन्यवाद। और अंतिम एक छंद सुनाकर अपना स्थान लूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। जैसा आपने लोक भाषा का कार्यक्रम कराया, हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी के साथ भी जितना दुर्व्यवहार पिछले 70 सालों में किया, और किन लोगों ने किया मैं आपको बता रहा हूं राजेश जी। अंतिम पंक्तियां सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं। हिंदी के साथ मैं, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल में जाता हूं, मुझे पता है हमारे सर बड़े बड़े पत्रकार जिनका करोड़ों रुपए का पैकेज है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं हिंदी से, वो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। अभिषेक बच्चन, जिनके पिताजी हिंदी फिल्मों के महानायक और जिनके दादा हिंदी कविता के महाकवि हैं, वो अंग्रेजी में इंटरव्यू देता है हिंदी चैनल के ऊपर। उसको ये नहीं पता कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने हिंदी से सब कुछ कमाया है। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां यूथ जो कि रील्स में और गालियों वाली कॉमेडी में भटका हुआ है, मैं उसको सही दिशा में लेके आना चाहता हूं। आपको लगे कि चौथी पंक्ति में हमारा ऐसा हुआ है, तो इस आवाज को भी कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले आप उठाया कीजिए, सुनिएगा। अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही,
क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती सारा दिन अंग्रेजी में ही, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहाँ हिंदी से जो कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और आज ये कस्तूरी कला एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ढाका हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो कि प्रेम किशोर हमारे वरिष्ठ कवि, हास्य कवि श्री आदरणीय प्रेम किशोर पटाखा जी का जन्मदिन है और सोसाइटी की स्थापना दिवस है। तो इस शुभ अवसर पर ये इतना भव्य आयोजन किया है, तो इसके लिए जो बहुत बहुत बधाइयाँ और आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का कि आपने मुझे बुलाया। शुभाशीष, बहुत ही अच्छी कोशिशें हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दर्दों का करते रहें आप सदा संघार, दर्दों का करते रहें आप सदा संघार, और जन्मदिन शुभकामना कर लीजिए स्वीकार, जन्मदिन शुभकामना कर लीजिए स्वीकार। इन पंक्तियों से आपको शुभकामनाएं देती हूँ हम सब की ओर से। इस धरा को प्रणाम करती हूँ, यहाँ पे आके मुझे बड़ा प्यार मान सम्मान मिला। ये मेरी ससुराल भी है, मायका भी है, बहुत कुछ मुझे यहाँ मिला, तो इसको प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि है, प्रथा है, परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम कवि सम्मेलन का शुभारंभ माँ शारदे के अर्चन बंधन से किया जाता है। इसी पुनीत परंपरा का निर्वाहन करती हूँ। अंजलि भर शब्द सुमन माँ शारदे के श्री चरणों में आवाहन का शब्द और स्वरों से वंदना के स्वर है। समर्पित की बेला मैंने बड़े मन से रचना लिखी है, आप मन से सुनेंगे तो मन तक, ईश्वर के मन तक जाएगी। तो सुनिएगा। और आपसे निवेदन है, तालियां बजाते रहिए। तालियां किसी कविता का मापदंड नहीं होती, मगर हमें ऊर्जावान बनाती हैं। तो जरूरी है, और वैसे भी कहा गया है कि तालियों का कोटा निश्चित होता है। जो इस जन्म में अपना वो कोटा पूरा नहीं कर पाता, उसे घर घर जाकर अगले जन्म में बजाना होता है। तो जोरदार तालियां बजाइए और बजाते रहिए। कवि सम्मेलन को सफल बनाने का जिम्मेवारी हमारी भी नहीं है, सिर्फ आपकी भी जाती है। आपको तालियों से हमें बताना होगा। ठीक है, सुनिए। जी ममता जी, निवेदित करती हूँ भैया। कि शारदे माँ कर प्रकाशित सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। कि शारदे माँ कर प्रकाशित सत्य का पथ चुन लिया, जीवन सफल मेरा हुआ जो नाद तेरा सुन लिया। आडंबरों के बंध टूटे मन पखीर उड़ चला, आडंबरों के बंध टूटे मन पखीर उड़ चला। भटका बहुत संसार में फिर और तेरी मुड़ चला, फिर और तेरी मुड़ चला। चाहूं नहीं तेरी दया, चाहूं नहीं तेरी दया, चाहूं यही तू साथ हो कर्तव्य पथ से मेरी तो थामने को हाथ को। हर ली धरा के कष्ट सारे, कलम को वो ज्ञान दे। हर ली धरा के कष्ट सारे, कलम को वो ज्ञान दे। निश्चल करूं मैं कामना, तो कामना को मान दे। है कंठ मेरा बास तेरा, है कंठ मेरा बास तेरा। ये अटल विश्वास है श्राप का कोई असर हर
साधना परिहास है तन समर्पित मन सामर। है तन समर्पित मन समर्पित चेतना को मुक्त कर। है तन समर्पित मन समर्पित चेतना को मुक्त कर। प्रारब्ध सुंदर रच सकूं विश्वास से तू युक्त कर। हे शारदे मां कर प्रकाशित सत्य का पथ चुन लिया जीवन सफल।